प्यार तो एक बार कर ले। सभी कविता प्रेमियों को, सभी संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ काव्य संध्या कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग, जो एक संयुक्त आयोजन है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाई और स्पोर्ट्स क्रीड़ा का, जिसका पिछले 39 कड़ियों से संचालित कर रहे हैं आदरणीय ओम निश्चल जी। संयोजन कर रही हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र। बांसुरी पर साथ दे रहे हैं वेद मित्र शुक्ल जी और हम सभी का सानिध्य कर रहे हैं आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र जी। संचालक की पदवार ओम निश्चल जी की ओर बढ़ाने से पूर्व अपनी गजल के कुछ अशार आप सभी को निवेदित करता हूं कि सफर बड़ा ही भारी है ये, कैसे अब तक जारी है। सफर बड़ा ही भारी है ये, कैसे अब तक जारी है ये। इसकी टोपी उसका सिर, इसकी टोपी उसका सिर, समझो दुनियादारी है ये। हाथ अगर जो नहीं पसारा, हाथ अगर जो नहीं पसारा, अहम नहीं खुददारी है ये। दिल ही तुमसे नहीं संभलता, दिल ही तुमसे नहीं संभलता, कैसी चार दीवारी है ये। बेमतलब गुमसुम बैठे हो, बेमतलब गुमसुम बैठे हो, बेबस चढ़ी खुमारी है, बेबस चढ़ी खुमारी है। इन्हीं आशाओं के साथ मैं संचालन की पदवार आदरणीय ओम निश्चल जी की ओर बढ़ाता हूँ। आदरणीय ओम निश्चल जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी आपके इस शुभ प्रस्तावन के लिए। रविशंकर सिंह जी बहुत अच्छे गजल गो हैं और इसकी शुरुआत हमेशा वे अपनी चतुष्पदी या किसी गजल का शार से करते हैं। बहुत उनका स्वागत, अभिनंदन और उनके प्रति आभार। कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग की देखते देखते 39वीं कड़ी हो गई। समय कैसे तेजी से भागता है इसका यह सबूत है। 39वीं कड़ी में हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर रामदरस मिश्र जी होते हैं, उनकी सहधर्मिणी सरस्वती जी होती हैं और उनको दूर दूरागत सुनने वाले ऑनलाइन उपस्थित होते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए। वे यहाँ पर रचनाकारों कवियों से संवाद करते हैं, अपनी सुनाते हैं। कभी कभी कोई संस्मरण का टुकड़ा भी अगर उन्हें ध्यान में आया तो उसे भी सुनाते हैं। इस तरह से यह श्रृंखला आज 39वीं कड़ी है और इस कड़ी में वे आज जिन कवियों के सानिध्य में हैं उसमें है डॉक्टर ब्रिजरतन जोशी जी, जो हिंदी के अध्यापक हैं बीकानेर में और इस समय मधुमती के संपादक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। गुजरात गांधीनगर से प्रभा मजूमदार जी हैं, जो कि बहुत अच्छी कवयित्री हैं, लेकिन कहा जाए कि भूवैज्ञानिक रही हैं और गणितज्ञ हैं वे, लेकिन वे एक अच्छी कवयित्री हैं, वे हमारे बीच हैं। अमृता सिन्हा जी हैं जो मुंबई से ताल्लुक रखती हैं, रेणु हुसैन जी जो है दिल्ली से हैं और इन सब के सानिध्य में रामदरस जी हैं। यहाँ पर सानिध्य मिल रहा प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी का, जो कि इन श्रृंखलाओं की संयोजिका हैं। वेद मित्र जी हमारे बीच हैं और हमारे बीच लोग जुड़ते जा रहे हैं। जमशेदपुर से नरेश अग्रवाल जी हैं, जाने माने कवि हैं और बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रज्ञा शुक्ल जी जुड़ चुकी हैं, प्रभात पांडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग इस समय दिख रहे हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। ब्रिजरतन जोशी जी हमारे बीच थोड़ी देर में उपस्थित होंगे, वे यात्रा में हैं और बीकानेर आने ही वाले हैं। बीकानेर में अपने घर से वे अभी ऑनलाइन हमारे बीच उपस्थित होंगे। तो आज का जो कवि समवाय है वो तो हमारे बीच बहुत अच्छा है। अब इसके सांगीतिक शुभारंभ के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के अंग्रेजी प्राध्यापक डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी से आग्रह करूंगा कि वे मंगल ध्वनि बांसुरी पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। श्री वेद मित्र शुक्ल, स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद।
पर रामदास मिश्र जी को प्रणाम, सादर प्रणाम और आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक लोक धुन है, शास्त्रीय संगीत में भी धमार होता है और लोक धुन में भी एक धमार होती है और फागुन की बयार चल पड़ी है। धीरे धीरे हम लोग होली और भी कई विशेष धुनों तक पहुंचेंगे, लेकिन आज एक छोटी सी प्रस्तुति धमार की प्रयास करता हूँ बांसुरी पर। बहुत अच्छा, स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंगल ध्वनि के लिए। बहुत ही और संगीत से जैसे पूरा ऑनलाइन प्रांगण लीप दिया है हमारे शुक्ल जी ने, और बहुत ही मीठी धुन। और ठीक है कि ये फागुनी और बासंती बयार के दिन हैं जो आने वाले हैं,
तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो कवि समूह है बहुत ही समृद्ध है, और हर बार ये समृद्ध होता है क्योंकि हिंदी कविता की जितनी आवाजें हैं, पूरा समूहन है जो एक बड़ा कवि समूह है हमारे बीच, उसकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी से नहीं मिलता, उसकी आदतें, उसके गुणसूत्र, उसकी छवि, उसकी महिमा सब अलग होती है और अपरंपार होती है, और कवि की तो छवि अलग ही होती है, अद्वितीय होती है। और इसीलिए यहाँ ब्रिजरतन जोशी जी हैं जो कि हिंदी से उनका ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने जल और समाज को लेकर बड़ा काम किया है, जिस पर कि अनुपम जी ने भी बड़ा काम किया है, जाने माने पर्यावरणविद रहे हैं। उन्होंने उनकी भूरी भूरी सराहना की है, और आस्थान में जो पानी का संकट है और शताब्दियों से सैकड़ों तालाबों की जो खुदाई हुई, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही विरल शोध कार्य किया है। तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच हैं जो कि कविता में रुचि रखते हैं, आलोचना में रुचि रखते हैं, दर्शन में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं। ऐसे ब्रिजरतन जोशी जी हमारे बीच अभी होंगे। हमारे बीच हैं इस समय प्रभा मजूमदार जी, जिनके बारे में कहा कि गणित के स्कॉलर हैं, लेकिन मन से वे कवयित्री हैं, कई कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, और सुदूर अर्ध हिंदी भाषी क्षेत्र में जो कि गुजरात और हिंदी का जो पुल बनता है उस क्षेत्र की रहने वाली हैं, लेकिन फिर भी, और बंबई में भी रही इन्होंने बताया अभी, लेकिन इनके भीतर भी हिंदी कविता के प्रति वैसी सजगता है, और इनको विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर देखा पढ़ा जा सकता है। हमारे बीच अमृता सिन्हा जी हैं जो कि पटना से हैं, लेकिन इस समय बंबई में हैं, और वे गृह विज्ञान में उच्च तालीम उन्होंने हासिल की है, और उनका एक संग्रह हाल ही में आया है और बहुत अच्छी कविताएं करती हैं। रेणु हुसैन जी यहाँ पर हैं जो कि दिल्ली से ताल्लुक रखती हैं, वे सोनीपत की रहने वाली हैं और लंबे अरसे से कविता, कहानी और गजल में सक्रिय हैं। उनकी कविता की किताब अभी हाल ही में आई है राधा कृष्ण प्रकाशन से, और वे गजलें इन दिनों बहुत अच्छा लिख रही हैं। वे तरन्नुम से भी पढ़ती हैं, संगीत से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, कहानियां भी लिखती हैं। वे हमारे बीच हैं। तो इस तरह से ये जो कवि समवाय, जैसा मैंने कहा कि ये हमेशा की तरह समृद्ध है, कुछ नई आवाजों से, कुछ वरिष्ठ आवाजों से, इस तरह से हमेशा एक जो अल्पना रची जाती है जिसके सानिध्य में रामकृष्ण मिश्र जी होते हैं। तो ये कुल मिलाकर इसमें ये जो भारतीय हिंदी कविता का जो प्रतिबिंब है, वो उसमें नई कविता का फॉर्मेट भी है, गीत का भी है, गजल का भी है, सॉनेट का भी है। ये सारी आवाजें मिलकर भारतीय कविता के गुणसूत्रों को यहाँ पर सामने रखती हैं, और यही उद्देश्य होता है। जहां पर रामकृष्ण मिश्र जी हैं, जहां विधाओं का कोई बैरियर नहीं है, वे कहानियां भी लिखते रहे हैं, वे उपन्यास भी लिखते रहे हैं, वे संस्मरण भी लिखते रहे हैं, आलोचना भी करते रहे हैं, यानी विभिन्न विधाओं में जिसकी गति है, और उनके सानिध्य में होने वाली ये जो कवि संध्या है, इसी तरह अपने तमाम गुणसूत्रों से संपन्न है। आज की ये जो कविता संध्या है उसकी शुरुआत मैं अमृता सिन्हा जी से करना चाहता हूँ, जो कि जैसा मैंने बताया कि पटना में रहने वाली हैं, मुंबई में रह रही हैं। राष्ट्रीय स्तर की सभी पत्र पत्रिकाओं में आप उन्हें देख सकते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी उनको आप पढ़ सकते हैं, और इनका अभी हाल ही में संग्रह बोधि प्रकाशन से आया है जिसका नाम है काल के करघे पर आखरों की कताई। आप देख सकते हैं कि संग्रह के नाम में काफी मशक्कत की है इन्होंने, काफी जैसे कवि एक बुनकर होता है, अब बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह का नाम था भवानी प्रसाद मिश्र के। उसी तरह से काल के करघे पर आखरों की कताई, देखें आपके कितने गहरे उतर जाने वाले शब्द हैं। और इनकी एक कविता मेरे ध्यान में आती है जो गौरैयों के लुप्त होते जाने की पीड़ा से भरकर इन्होंने लिखी हुई लंबी कविता है, लेकिन उसका एक अंश मैं पढ़ना चाहता हूं जिससे लगे कि इनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब इस कविता में कुछ उतरा है, जो कवि चिंता का प्रतिबिंब है। कम होती जा रही हैं ये हमारी बेटियों सी, कम होती जा रही हैं ये हमारी बेटियों सी, जैसे कटते जा रहे हैं जंगल, सिमटती जा रही हैं नदियां। कौन सा दरख्त चुने कि महफूज रहे चिड़िया, कौन सा दरख्त चुने कि महफूज रहे चिड़िया, कौन सी दुनिया बने कि बची रहे बेटियां। तो ऐसे
मुझे लगता है कि सारभूत तत्व तो इसमें था। सिन्हा जी, स्वागत और अभिनंदन मुंबई और पटना की आवाज का। जिन्होंने मुझे इस मंच से जुड़ने और मुझे अपनी कविताओं को पढ़ने का अवसर दिया, और शुक्रिया आप सभी मित्रों का कि आपने समय निकाला हमें सुनने के लिए। तो सीधे मैं अपनी कविता पर आना चाहूंगी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कुकुरमुत्ते। कोयले खदान के आसपास रहती हैं ये मेहनत कश औरतें। कोयले खदान के आसपास रहती हैं ये मेहनत कश औरतें, करती हैं काम, ढोती हैं ईंट, गारे, पत्थर, कोयला, कभी लोहे लक्कड़, ढोती हैं बोझा, होठों पे लिए मुस्कान। मेहनत कश औरतें बांधती हैं बड़े सलीके से साड़ी अपनी। मेहनत कश औरतें बांधती हैं बड़े सलीके से साड़ी अपनी, और बांधती हैं छौने को भी अपनी छाती से चिपका कर। बड़े सुकून से सोता है दुधमुहा बच्चा, बड़े सुकून से सोता है दुधमुहा बच्चा, माँ की देह से खींचकर उष्मा। धूल मिट्टी दुनिया की कर्कश आवाजों से बेखबर, पैरों की फटी बिबाई की पीर छुपाए, पत्थर सी खुरदुरी हथेली से टेरती जाती है चेहरे पर जमी समय की मोटी गर्म। ढोती जाती है माथे पर जीवन के असंख्य बोझ, और झाड़ती जाती हैं देह, और उस पर चिपकी फंसी पड़ी हैवानों की कई जोड़ी आंखें, जो सिर्फ चिपकती ही नहीं भेद जाती हैं देह को, जो सिर्फ चिपकती ही नहीं भेद जाती हैं देह को। ये वही औरतें हैं, ये वही औरतें हैं जिनकी देह में हम ढूंढते हैं कला। मिलती हैं ये कभी बी प्रभा की पेंटिंग में, कभी हमें इनमें दिखती है झलक मोनालिसा की, तो कभी गजगामिनी की, तो कभी गजगामिनी की। बड़ी बेफिक्री से मुस्कुराती हैं ये औरतें, बड़ी बेफिक्री से मुस्कुराती हैं ये औरतें। दो सांवले होठों के बीच फंसे सफेद छक मोती से दांत, जैसे कई सफेद कबूतर बैठे हो पंक्तिबद्ध। बड़ी बेफिक्री से मुस्कुराती हैं ये औरतें, दो सांवले होठों के बीच फंसे सफेद छक मोती से दांत, जैसे कई सफेद कबूतर बैठे हो पंक्तिबद्ध। डरती हैं ये कि सुनकर जोरों से हंसे इनकी, कहीं ये सफेद कबूतर उड़कर समा न जाए नीले आसमान में। शायद तभी हंसती हैं ये हौले हौले, शायद तभी हंसती हैं ये हौले हौले, कांधे पर लाल गमछा लिए। खोलती हैं अपने खाने का डिब्बा, खोलती हैं अपने खाने का डिब्बा, निकालती हैं चांद सी गोल रोटियां, धरती हैं उस पर भरवा मिर्च के अचार और कच्चे प्याज। तोड़ती हैं निवाले और देखती हैं एक टक एक ही जगह गड़ाती हुई नजर धरती पर। सोचती हैं औरत और धरती कच्ची गीली मिट्टी ही तो है। गिरते ही बीज जहां अखुआ जाते हैं और उगाते हैं बिरवे, पल्लवित होते हैं प्रेम, उगते हैं सपने। और सोचती हैं ये भी कि गरीबों के सपने होते हैं बड़े बेमुरव्वत, फिसल कर आंखों से सीधे समा जाते हैं या तो गोबर की ढेर में, या फिर भीगी गीली मिट्टी के दलदल में। और तब वहां उगाते हैं अनगिन खरपतवार, जंगली घास, या फिर ढेरों कुकुरमुत्ते। पर वे भूलती नहीं और ढूंढकर पहचान ही लेती हैं अपने सपनों को। पर वे भूलती नहीं और ढूंढकर पहचान ही लेती हैं अपने सपनों को मुलायम कुकुरमुत्तों की शक्ल में। अब मैं दूसरी कविता पढ़ना चाहूंगी।
बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा अच्छी पढ़ रही हैं। कविता, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया सुंदर। शुक्रिया। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है व्यथा एक नदी की। व्यथा एक नदी। जी, व्यथा एक नदी की। कहा उसने सुनो तुम तो लुप्त हो सरस्वती की तरह, अंतः सलिला बनी बैठी हो फल्गु जैसी। कहा उसने सुनो तुम तो लुप्त हो सरस्वती की तरह, अंतः सलिला बनी बैठी हो फल्गु जैसी। बहो बहो कल कल छल छल, बहो कि खड़ा है कोई युगों से तट पर, बहो कि खड़ा है कोई युगों से तट पर। हाँ हाँ सही कहा तुमने, हाँ सही कहा तुमने, अंतः सलिला ही हूं मैं, भीतर ही भीतर बहती हूँ चुपचाप बिना आवाज, दिखती हूँ संवेदनहीन। बहती हूँ चुपचाप बिना आवाज, दिखती हूँ संवेदनहीन, अपने अतल में अनंत टीस दबाए, चुप्पियों को कोख में छुपाए, बहती जाती हूँ कल कल छल छल। पर कैसे कहूँ कि भीगता है मेरा भी मन, पर कैसे कहूँ कि भीगता है मेरा भी मन, अपने भीतर की सुरंगों के साथ मिलकर कप कपाते हुए कई बार। नदी पर बने पुल से गुजरते हुए शायद तुमने भी सुना हो मेरी चीखती चुप्पी को। नदी पर बने पुल से गुजरते हुए शायद तुमने भी सुना हो मेरी चीखती चुप्पी को, मेरी आर्त पुकार को, या फिर सुना अनसुना कर दिया हो तुमने, या फिर सुना अनसुना कर दिया हो तुमने। हालांकि इस बात का इल्म है मुझे कि मेरे भरोसे का किनारा कच्चा है, कभी टूट कर जुड़ता, कभी जुड़कर टूटता हुआ। बावजूद इसके ढूंढती फिरती हूँ उस अनाम छवि को निरंतर अपनी लहरों के साथ। बहना तो प्रकृति है मेरी, शायद नियति भी। सो बहती ही जाऊंगी मैं, यूं ही तुम्हारी टोह लेती, तुम्हारी खोज में भटकती। जो ना मिले तो थक हार कर समा जाऊंगी समंदर में, समय का चक्र चलेगा फिर एक बार, जोड़ना होगा बाट, देखनी होगी राह फिर एक बार, लेना होगा जन्म एक और मिलने उस युग पुरुष से जो बसा अंतःस्थल में और शायद खड़ा है किसी तट पर अब भी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत गहरी कविताएं। शुक्रिया। तो मैं आखिरी कविता पे आने पढ़े बिल्कुल मन से पढ़े, हम लोग डूब गए हैं। तो ये तीसरी कविता छोटी सी है, इसका शीर्षक है यात्रा। सफर जारी है, भागती ट्रेन की रफ्तार से आश्वस्त हैं सभी यात्री। सफर जारी है, भागती ट्रेन की रफ्तार से आश्वस्त हैं सभी यात्री। गंतव्य तक पहुंचने की निश्चिंतता है। सामने की बर्थ पर बैठा हुआ छोटा बच्चा अनायास ही हंसना शुरू कर देता है। वह हंस रहा है लगातार अकारण ही। उसकी हंसी में व्याप्त मासूमियत मन को हल्का कर रही है। वह हंसता ही जा रहा है। आसपास बैठे लोगों के होठों पर भी 2 इंच मुस्कान आकर ठहर गई है। आसपास बैठे लोगों के होठों पर भी
2 इंच मुस्कान आकर ठहर गई है। उस बच्चे की हंसी को रोकना नहीं है, उस बच्चे की हंसी को रोकना नहीं है। उसकी हंसी में ही बची है धरती की हंसी भी, उसकी हंसी में ही बची है धरती की हंसी भी। ये मेरी तीसरी कविता थी। एक और कविता से समाहार कीजिए। जी जी छोटी एक हाँ कविता जी से समाहार करें। जरूर। तो इस कविता का शीर्षक है सपनों के उगने तक। जी। सुबह हो रही थी, सुबह हो रही थी पर बिटिया अब तक सो रही थी। सुबह हो रही थी पर बिटिया अब तक सो रही थी। स्कूल जाना था उसे, स्कूल जाना था उसे, सो जोर से झिंझोड़ कर जगाया। तकिए में मुंह छुपाते हुए कहा उसने, सो जोर से झिंझोड़ कर जगाया। तकिए में मुंह छुपाते हुए कहा उसने, सोने दो ना माँ, सोने दो ना माँ, अभी देख रही हूँ सपने। सपना पूरा होने तक सोना चाहती हूँ मैं। सोने दो ना माँ, अभी देख रही हूँ सपने। सपना पूरा होने तक सोना चाहती हूँ मैं किंग कर्तव्य विमोड़ खड़ी रही कुछ देर। बिटिया के सपने में खलल नहीं बढ़ना चाहती थी। इन पंक्तियों को फिर से देखिएगा। मैं किंग कर्तव्य विमोड़ खड़ी रही कुछ देर। बिटिया के सपने में खलल नहीं बनना चाहती थी, सो देखने दिया उसे सपना। तो ये मेरी आखिरी कविता थी। क्षमा कीजिएगा, इसके आगे भी 4 पंक्तियां हैं। जी 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 जी। दरअसल मैं अपने कविता संग्रह लेकर ही बैठी हूँ किताब में। तो हाँ जी 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 सुनाएं। जी जी। मैं बिटिया के सपने में खलल नहीं बनना चाहती थी, सो देखने दिया उसे सपना। एक दिन जागती आंखों से भी जरूर देखेगी सपने, एक दिन जागती आंखों से भी जरूर देखेगी सपने। इसी उम्मीद के साथ दिया उसे सपनों की सौगात, क्योंकि उसका हर सपना पूरा हो, क्योंकि उसका हर सपना पूरा हो, यही तो मेरा भी सपना है। बस शुक्रिया। बहुत अच्छा अमृता जी। जी देखिए अमृता जी ने गौरैयों के व्यथा से तो मैंने बात शुरू की थी, और व्यथा एक नदी की भी उन्होंने कही और बड़े मार्मिक ढंग से कही। उसमें फल्गु की व्यथा भी है, जिसे अभिशप्त नदी माना जाता है। जी। ये भी कहा कि बहो की कोई खड़ा है युगों से तट पर, और नदी अपने कर्तव्य से भी प्रेरित है। उसकी चीखती चुप्पी जैसे सुनता है। तो पूरी तरह से कभी प्रकृति के साथ जुड़कर, और प्रकृति में जब कोई विलोपन होता है तो कभी के भीतर भी टूटता है, उसके भीतर के तटबंध टूटते हैं। इस तरह से कभी भी जैसे नदी के साथ बहता है, प्रकृति के साथ बहता है, कुदरत के साथ बहता है, उसका ये रिश्ता है। बहुत धन्यवाद आपको। और अब रेणु हुसैन जी की ओर मैं मुखातिब होना चाहता हूं, जो कि सोनीपत हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं। अब तक इनके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, जिनके नाम है पानी प्यार, दूसरे संग्रह का नाम है जैसे, और अब इनका जो संग्रह जैसा कि मैंने कहा भी आया है राधा कृष्ण प्रकाशन से, उसका नाम है घर की औरतें और चांद। इनकी कविताओं में खासतौर से मैंने जो पाया, जैसे नज्मों की एक रवानगी और सादगी होती है। अविधा में जो बात बहुत ही सलीके से कही जा सकती है, वो नज्मों में और कविता में संभव होती है। तो इनकी कविताएं उस मिले जुले आस्वाद को संभव करती हैं, जो कि हम उर्दू की नज्मों को पढ़ते हैं और हिंदी की कविता को पढ़ते हैं, उसके बीच जैसे धागा पिरोती हैं। इसके अलावा ये गजलें कहती हैं, और उसे तरन्नुम में भी और तहत में भी बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत करती हैं, और बहुत ही मानीखेज गजलें कहती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी आवाज से हम रूबरू हो सकते हैं, उनकी गजलें पढ़ सकते हैं, और इस तरह से मैंने कई प्लेटफॉर्म पर इन्हें देखा है, जश्न अदब के मंच पर और कई मंचों पर, और बड़े अच्छे ढंग से डूब कर ये कविताएं पढ़ती, जिससे इनका जन्म ही कविता करने के लिए हुआ है।
तो ऐसी कवित्री का रेणु हुसैन जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये समाज सेवी भी हैं और अन्य कामों में बहुत ही दिलचस्पी रखती हैं जहां पर जनता के दुख दर्द का ताल्लुक हो। तो ये एक ऐसी कवित्री है, बस इनके चंद अशार से जो कि इनके भीतर के कवि प्रतिबिंब को ये अशार कुछ हद तक उजागर करते हैं। ये एक गजल के इनके चंद अशार है कि कफस में भी नहीं होगा कभी मलाल मुझे, कफस में भी नहीं होगा कभी मलाल मुझे, इसी के नाम से आता है ये ख्याल मुझे। कफस में भी नहीं होगा कभी मलाल मुझे, किसी के नाम से आता है ये ख्याल मुझे। किसी को देखूं मगर मुझको तू नजर आए, किसी को देखूं मगर मुझको तू नजर आए, अब अपने नूर से ऐसा ही दे जमाल मुझे। कफस में भी नहीं होगा कभी मलाल मुझे, किसी के नाम से आता है ये ख्याल मुझे। और इनका शेर है कि तुझे फलक में सितारों में मैं नजर आऊं, तुझे फलक में सितारों में मैं नजर आऊं, कोई तो लम्हा अता कर दे बेमिसाल मुझे, कोई तो लम्हा अता कर दे बेमिसाल मुझे, किसी के नाम से आता है ये ख्याल मुझे। तो मैं तो ये कहूंगा कि हालांकि इनका गजल का संग्रह भी नहीं आया है, मैंने से पूछा कि भाई उसे जल्दी आना चाहिए, लेकिन इनका कविता संग्रह बहुत ही उम्दा कविता संग्रह है जो कि हमारे पास है और मैं आजकल पढ़ भी रहा हूँ। आप इसका मौका देख सकते हैं और बहुत ही स्वस्थ कविताओं का संग्रह है ये। बहुत शुक्रिया। और मैं रेणु हुसैन जी से चाहता हूं कि अपनी कविता की जो खुसूसियत है, जो बारीकियां हैं, उन बारीकियों को सामने लाने वाली यहाँ पर कुछ कविताएं रखें, अपनी गजलें भी रखें और अपनी कविताएं भी। स्वागत और अभिनंदन रेणु हुसैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओम निश्चल जी, आपने इतना अच्छा परिचय कराया। अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि मैं आज आपने जिन सबसे मुझे रूबरू कराया है, खास करके हमारे आदरणीय जो लिविंग लेजेंड जिन्हें कह सकती हूँ मैं, आदरणीय राम दरश मिश्र जी, मेरा सौभाग्य है, मेरे ख्याल से यहाँ मेरे साथ जितने लोग उपस्थित हैं हम सब अपना सौभाग्य मानते हैं कि आज उनके समक्ष हम इस काबिल नहीं है कि उनके सामने भी खड़े होकर एक कविता पाठ भी कर सके। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही। ये हमारा साझा सौभाग्य जी, सच में। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब उनके सामने पढ़ना ही एक गलती, अपनी मतलब इस तरह से पढ़ना होता है जैसे उस्ताद के सामने कोई शिष्य बैठ के पढ़े, तो इसी तरह से है। और अमृता जी, आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया, बहुत गहरी कविताएं हैं, बहुत लग रहा था कि मतलब बिल्कुल मतलब एक कवि के मन से, हृदय से निकली हुई व्यथा है, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा सुनते सुनते फिर मेरा मन भी लालच में भर गया कि मैं भी अपनी कविता सुनाऊं। गजल पे बाद में आऊंगी। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपने कहा ही है कि कविता भी सुनाइए, और तो मैं एक नज्म सुनाऊंगी, एक कविता पेश करूंगी और उसके बाद फिर गजल के चंद अशआर पेश करूंगी। तो मैं उस व्यक्ति का दर्द इस कविता में रखना चाह रही हूँ कि क्योंकि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं और यहाँ पे परिवार जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है। एक मैंने उस समय लिखी थी कि वो व्यक्ति जो जिसकी पत्नी है, बच्चा है, लेकिन वो इस समय उनसे दूर है, सेपरेशन हो गई है, क्या बीतता होगा उस पर। जी। गलतियां जो भी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन बस मन में आया कि जाने कैसा लगता होगा वो घर, वो क्या सोचता होगा। तो एक उस व्यक्ति के मन के भाव मैंने इस तरह लिखे हैं कि इसका शीर्षक है नन्हे हाथों की फेहरिस्त। जी। नन्हे हाथों की फेहरिस्त। हर साल की तरह इन सर्दियों में भी मैं तलाश कर रहा हूँ कुछ चीजें। हर साल की तरह इन सर्दियों में भी मैं तलाश कर रहा हूँ कुछ चीजें जो तुम साथ ले गई हो। बिस्तर पे रखी तानों की लड़ी, रात भर जागती एक किलकारी, हमारी बालकनी में खेलती धूप, नन्हे हाथों से लिखी लंबी फेहरिस्त, चोट खाए बर्तन हंडिए, दरवाजों की नोक झोंक,
दराज में रखी मरहम और एक सुकून। कुछ सालों से भर गई है मेरी अलमारियां आधे कपड़ों से, भर गया है कमरा शोर करती चुप्पी से, दीवारें भर गई हैं ध्यान में विलीन एक छवि से। सोफे पर पसरे पड़े रहते हैं मेरी किताबें, चाय के कप, गिलास और पिछले दिनों के कुछ झगड़े। तुम्हें याद करने की फुर्सत ही कहाँ है? धूप से तो कॉलेज में ही मिलाता हूँ। शाम मेरे लौटने से पहले जा चुकी होती है। ताला खोलते ही बर्तन चहकने लगते हैं, सिलवटें मुस्कुराती हैं, नींद रात भर जगाकर बात करती है, अंधेरा बोसा लेने दौड़ता है। बस कुछ दिनों की ही तो बात है, ये सीलन भी हट जाएगी। इस फरवरी तक मेरा कमरा महकने लगेगा पसीने की खुशबू से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। फोन की चिल पौ चलती रहती है, मेरे ट्रांजिस्टर से उसकी अब तक नहीं बनती। बड़ा सुकून मिलता है यहाँ इतने बड़े शहर के इस छोटे से फ्लैट में, मोहल्ले की रंग बिरंगी आवाजों में, और इन सब के बीच में अपनी पुरजोर कोशिश में नन्हे हाथों की लंबी फेहरिस्त का सामान जोड़ने में लग जाता हूँ। नन्ही आंखों के लंबे आंसू मुझे सोने नहीं देते, क्या बात है। मुझे भूलने नहीं देते छोटे छोटे नखरे, अपने सपनों की लंबी फेहरिस्त मुझे सुनाते रहते हैं, जगाते रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, बहुत 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 शुक्रिया। तो ये एक पिता का दर्द था जो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे रख दूं आपके सामने। और अब मैं एक नज्म सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है आवाज। जी जी, आवाज। जी। लिखो लिखो कि कलम से मर्म गिरे, लिखो लिखो कि कलम से मर्म गिरे, लिखो कि लफ्जों को ना आराम मिले। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। लिखो लिखो कि कलम से मर्म गिरे, लिखो कि लफ्जों को ना आराम मिले, लिखो कि अल्फाज लिखे जाने को तड़पते रहें, कागज पे उतरने को एहसास मचलते रहें। लिखो लिखो कि हर कामगार का दर्द बहे, लिखो कि गरीबों के ऋण कैसे बढ़े, लिखो किसानों की खुदकुशी का राज और दुखिया के आंसुओं की कहानियां लिखो। क्या बात। लिखो कि कलियों को हंसने तक से रोका गया, पौधा किसी जमीन का कहीं और ही रोपा गया। लिखो कि प्यास बुझाने को मीलों तक चलना पड़ा और कहीं डूब के पानी में कई गांवों को रहना पड़ा। क्या बात है, क्या बात रेणु जी। लिखो कि बेकसूर ही मारा जाता है और शहादत का लहू जाया जाता है। लिखो कि रूह की पुकार कहीं दबी न रह जाए, लिखो कि ये तारीख कहीं गुमनाम न रह जाए। क्या बात। लिखो कि जिस दरबान ने झुककर दरवाजा खोला था उसके चेहरे पर बदकिस्मती की लकीरें रहीं। लिखो कि जिसने पोंछ पोंछ कर तुम्हारा घर चमकाया वो 3 बेटियों की माँ निगाहे हकीर रही। लिखो कि कश्मीर की परी और दिल्ली की दामिनी की माँ के आंसू एक हैं, जान जिस मासूम की जाए रंग एक है। शाबरीमाला में दाखिले जंग जारी है आज भी, लिखो कि कोख में मारा जा रहा लड़कियों को आज भी। लिखो कि चंद सियासतदानों ने देश को बेच खाया है और सिक्कों की खनक ने तन के व्यापार को भरमाया है। रोटी रोटी महंगी हुई इतनी कि सौदा खुद का किया है, यूं इस तरह से आदमी रोज मर मर के जिया है। लिखो लिखो कि एहसासों से दिल अब खाली रहते हैं, बस पैसों के रिश्ते ही सब पर भारी रहते हैं।
इज्जत एहतराम की बातें बेकार लगती हैं, ये राम राज की दुनिया अब बेजार लगती है। क्या बात है, क्या साहसिक कथन है, बहुत खूब रेणु जी। शुक्रिया। लिखो कि आदमी में आदमी की खुशबू नहीं है, इस धुएं में अब सांस लेना मुनासिब नहीं है। लिखो कि हम ये कौन से वक्त में रह रहे हैं, क्या कयामत को अपनी नजर से देख रहे हैं। लिखो कि लाजमी है अब नींद न आने पाए, जब आबरू के लिए कोई उम्र न देखी जाए। लिखो कि ईमान के नाम पर ईमान को बेचा गया है, नौजवानों को किसी और ही राह फेरा गया है। लिखो कि यतीम खाने अब बाजार हो चले हैं, अजो खरीद फरोख्त का सामान हो चले हैं, कि सरहद पे मरने वाले अब पत्थर से मरते हैं। लिखो कि लिखते हुए भी अब हाथ रुकते हैं, क्या लिखूं कि लिखते हुए अब हाथ रुकते हैं, क्या लिखूं कि लिखते हुए अब हाथ रुकते हैं। बहुत ही मार्मिक कविता रेणु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और सोचा कि इतना गंभीर मंच है और इतना प्रबुद्ध मंच है, यहाँ मैं जरूर साझा बिल्कुल करूंगी सब। आपकी कविता को बहुत ध्यान से रामदर्श जी सुन रहे हैं बहुत और बहुत आपकी आवाज धन्यवाद। माशाल्लाह बहुत बुलंद है कि वे पूरी तरह से रिसीव कर रहे हैं और बहुत शुक्रिया। अच्छी और इतिहास में दर्ज की जाने वाली कविताएं पढ़ रही हैं। हमारे इस बीच ब्रिज रतन जोशी जी जो मधुमती के संपादक हैं, जैसा कि मैंने इनके परिचय में बताया, जल और समाज जैसी विरल पुस्तक इन्होंने रची है, जिसे वही ख्याति प्राप्त है जैसे कि अनुपम जी की उस पर्यावरण वाली किताब को ख्याति मिली है। उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की है और वे भी आपकी कविता पढ़े जाने के वक्त यहाँ पर आ गए थे, वे भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं अपनी उपस्थित से। तो बहुत धन्यवाद, हम आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं रेणु हुसैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सौभाग्य है। प्रभा मजूमदार जी मौजूद हैं, आपको भी प्रणाम। ब्रज रतन जोशी जी आप आ गए, मेरा बहुत सौभाग्य कि आप यहाँ पधारे, और सभी सुनने वालों को भी मेरा प्रणाम। और अब मैं अपनी गजल की तरफ आ जाती हूँ, और जो बात आपने कही कि तरन्नुम से सुना दीजिए, तो मैं अब तरन्नुम से एक गजल तहत में सुनाइएगा, एक तहत से तरन्नुम में। फिर भी प्यास न बुझी तो हम फिर आपसे सबने निवेदन करेंगे, सबने आप आंदोलन के। बहुत शुक्रिया। तो मैं पहले तहत से सुना देती हूँ, तरन्नुम को लास्ट में ले आती हूँ। तो गजल के कुछ मिसरे आपके सामने रख रही हूँ। तुझको तेरी याद दिला दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। तुझको तेरी याद दिला दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। माजी से तुझको मिलवा दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। क्या बात, क्या बात। माजी से तुझको मिलवा दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। और शेर सुनिए कि शाख शजर की गुल भंवरे की जैसी तुझसे निस्बत है। शाख शजर की गुल भंवरे की जैसी तुझसे निस्बत है, ये सब तुझको मैं बतला दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। क्या बात है, क्या अंदाज़े बयान, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो तेरी याद दिला दूं। और शेर देखिए कि दिल का शीशा साफ हुआ तो, दिल का शीशा साफ हुआ तो आंखों में दिख जाएगा। दिल का शीशा साफ हुआ तो आंखों में दिख जाएगा। मैं भी कुछ आंसू छलका दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। मैं भी कुछ आंसू छलका दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। तुझको तेरी याद दिला दूं। और अगला शेर यूं देखिए कि दुनिया वाले चेहरे को ही शाहिद समझा करते हैं। क्या बात है। दुनिया वाले चेहरे को ही शाहिद समझा करते हैं। शाहिद यानी सबूत, गवाह। मैं भी अपने दाग मिटा दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। मैं भी अपने दाग मिटा दूं। क्या बात है, मैं भी अपने दाग मिटा दूं। बहुत खूब। और फिर मेरा इशारा रब की तरफ है कि सुनता है रब सजदों में ही रोने वालों की फरियाद। सुनता है रब सजदों में ही रोने वालों की फरियाद। मैं भी उसको हाल सुना दूं,
ऐसा सोचा करती हूँ। क्या बात है, बहुत मैं खूब भी रेणु जी, फिर से एक उसको बार हाल इरशाद। शुक्रिया, उसको हाल सुना दूं ऐसा सोचा करती हूँ। और एक शेर और इसका पेश करके फिर मैं तरन्नुम पे आ जाऊंगी कि मुझको रब तक जाना है, मुझको रब तक जाना है, अब और कोई आवाज न दे। मुझको रब तक जाना है, अब और कोई आवाज न दे। खुद को मैं खामोश बना दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। क्या बात है, खुद क्या को बात है। मैं खामोश बना दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। और तुझको तेरी याद दिला दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। माजी से तुझको मिलवा दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब रेणु जी, वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने इतने धैर्यपूर्वक सुना, धन्यवाद। ऐसे धैर्य की क्या बात है, ये तो सांसों की तरह आवाजाही हो रही है। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। जी तो अब एक गजल के चंद अशार, छोटी बहर की गजल है जिसे मैं तरन्नुम से पेश करना चाहूंगी। जी जी, स्वागत। और मतलब यूं है कि हादसा सा हो गया, हादसा सा हो गया, एक लम्हा खो गया, हादसा सा हो गया। राह तो मुश्किल नहीं थी, राह तो मुश्किल नहीं थी, रास्ता ही खो गया। क्या बात है, क्या बात। रास्ता ही खो गया, हादसा सा हो गया। और शेर देखिए कि आईने लाखों है लेकिन, आईने लाखों है लेकिन, अपना चेहरा खो गया, अपना चेहरा खो गया, हादसा सा हो गया। और अगला शेर देखिए कि आसमां थोड़ा बरस कर, आसमां थोड़ा बरस कर, आंसुओं को धो गया, आंसुओं को धो गया, हादसा सा हो गया। और अगला शेर यूं है कि वो मिले हैं फिर किसी से, वो मिले हैं फिर किसी से, हमसे कोई खो गया, हमसे कोई खो गया, हादसा सा हो गया। और आखिरी शेर यूं है कि जाने वो कैसी खुशी थी, जाने वो कैसी खुशी थी, रेनू दिल ये रो गया, रेनू दिल ये रो गया, हादसा सा हो गया, एक लम्हा खो गया, हादसा
बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, रेणु बहुत जी, खूब। रेणु बहुत शर्मा जी, अब बहुत रेणु खूब। शाहनवाज हुसैन, और इतनी अच्छी बहुत गजल सुंदर, लय बहुत में सुनाया, और बहुत तरन्नुम में, और इनकी कविता भी बहुत अच्छा। मुझे अच्छा लगा कि तुझको तेरी याद दिला दूं, ऐसा सोचा करती हूँ, जी, माझी से तुमको मिलवा दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। बहुत शुक्रिया। दिल का शीशा साफ हुआ तो आंखों में दिख जाएगा, मैं भी कुछ आंसू छलका दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। दुनिया वाले चेहरे को ही शायद समझा करते हैं, मैं अपने भी दाग मिटा दूं, ऐसा सोचा। बहुत 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 सुंदर, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद रेणु चरितार्थ जी। हुई है, पलवती हुई है। बहुत बहुत आभार आपका इस मंच की ओर से। सारी और कविताएं बहुत अच्छी थी, और अब बहुत तरन्नुम में तो और भी बहुत सुंदर। ये हमारी जो महफिल है, ये बौद्धिकों की महफिल है। यहाँ पर शेरो शायरी जिसका नाम काव्य होता है, उस कविता के शिखर भी हैं, उसकी गहराइयां भी हैं, ऊंचाइयां भी हैं, उसका आयतन और अंतःकरण दोनों विशाल होते हैं। हम यहाँ पर कोई बंटवारा करके नहीं चलते। तो रेणु जी जिस साहसिकता से और एक मतलब इस समाज में रहते हुए जहां कोई ऐसा कथन सोच के करते हैं लोग, इसके पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाले जाएंगे, ऐसे में एक कवि साहसिक प्रत्याख्यान कर सकता है पूरे दृश्यावली का, जो दृश्य हमारे भीतर उपस्थित होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपको। और अब हम मुड़ते हैं इस गोष्ठी को और थोड़ा सा विस्तारित करते हुए, और इसमें और कुछ रंग भरते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि गणित की पेशेवर स्कॉलर और भूवैज्ञानिक रही, एमएससी, पीएचडी, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में महाप्रबंधक रह चुकी हैं, और निवृत्ति के बाद भी और निवृत्ति के पहले भी 2003 के आसपास इनका पहला संग्रह आया था, और अभी 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 तक शायद 2019 में भी इनका कोई संग्रह आया है। और इनके 3 संग्रह हैं या 4 संग्रह हैं। अपने अपने आकाश, तलाशती हूँ जमीन, अपने हस्तिनापुरों में, और सिर्फ स्थगित होते हैं युद्ध, ये कविता संग्रह है। और गुजरात जैसी जगह पर रहे हैं जहाँ हिंदी उतनी बहुत प्रबल और सबल नहीं है जैसा कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और उन प्रदेशों में जिसकी की हिंदी ही मातृभाषा है, जो ये बोलता है कि मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, ऐसे कोई वहां पर हिंदी का इतना बोलबाला नहीं है। लेकिन फिर भी उस अहमदाबाद और गुजरात से ये ताल्लुक रखती हैं जहां पर कभी रामदर्श मिश्र जी रह चुके हैं, और उन्हें आज भी जानने मानने वाला बड़ा हिंदी समाज है। और उसकी चर्चा आने पर रामदर्श जी खुद भावुक उठते हैं। उनके जीवन का लगभग 30% हिस्सा तो वहीं बीता है। दिल्ली के अब हुए हैं, लेकिन दिल इन्होंने जहां जहां गिरवी रखा है, उन केंद्रों का नाम बनारस है, उन केंद्रों का नाम अहमदाबाद है, गुजरात है। तो इस तरह से उस जगह से आप ताल्लुक रखती हैं। तो मैं आपको बुलाने के पहले आपकी एक कविता में पढ़ रहा था, उसमें मुझे कुछ पंक्तियां अच्छी लगी कि मैं आपके आह्वान के लिए इन्हें पीठिका के रूप इस्तेमाल करूं। आपने लिखा है, इन दिनों इस कठिन समय में, आपकी लंबी कविता का अंश है कि इन दिनों इस कठिन समय में जब बाजार में बिकती हैं प्रेम की नई नई परिभाषाएं, व्याख्याएं, उदाहरण, कीर्तिमान, विशेषज्ञों, सलाहकारों की फौज द्वारा जारी की जाती सलाहें, सूचनाएं, चेतावनियां, जब बाजार में बिकती हैं प्रेम की नई नई परिभाषाएं, जारी की जाती सलाहें, सूचनाएं, चेतावनियां, डिजाइनर्स निर्मित प्रेम के रंग बिरंगे अनूठे प्रकारों के चित्र, मॉडल्स, आकृतियां, सुंदर अक्षरों में लिखी हुई उनकी खूबियां, छोटे से कॉलम में छपी शर्तें, एक्सपायरी तारीख वगैरह, मैं किसी उपेक्षित संग्रहालय के कोनों दराजों में ढूंढती हूँ। अब मैं किसी उपेक्षित संग्रहालय के कोनों दराजों में ढूंढती हूँ ढाई आखिर का ये शब्द प्रेम, अपने मूल स्वरूप और संवेदना में जीवित बचा हो। शायद शायद का प्रयोग बहुत अच्छा है, जैसा कि अहमद फराज कहते हैं, फिर किसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सके मगर शायद। तो ये जो स्थिति है जिसमें कि लिखती हैं प्रभा मजूमदार जी कि मैं किसी उपेक्षित संग्रहालय के कोनों दराजों में ढूंढती हूँ ढाई आखिर का ये शब्द प्रेम, अपने मूल स्वरूप और संवेदना में जीवित बचा हो। शायद इस शायद का जो महाविस्तार है प्रभा मजूमदार की कविताओं में, शायद उसकी शिनाख्त मिले। मैं बहुत आग्रह और अभिनंदन के साथ
निवेदन करता हूं डॉक्टर प्रभा मजूमदार जी से कि वे अपनी कविताएं सुनाएं। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद ओम निश्चल सर इस आमंत्रण के लिए और इतने अच्छे परिचय के लिए। परम आदरणीय रामदरस जी मिश्र, आपके सानिध्य में कविता पढ़ना किसी गौरव से कम नहीं है। ओम निश्चल जी, स्मिता जी, डॉक्टर रंजना, आदरणीय ब्रजरतन जोशी जी, अमृता सिन्हा जी, रेणु सेन जी, वेदमित्र शुक्ल, रविशंकर जी, मंच से जुड़े तमाम प्रतिष्ठित साहित्यिक जन, तो मैं आपके सानिध्य में अपना कविता पाठ आरंभ करती हूँ। पहली कविता है पहचान। मैं अपने व्रत से निष्कासित एक बिंदु हूँ। मैं अपने व्रत से निष्कासित एक बिंदु हूँ, एक अलग थलग तारिका, अपनी निहारिका से दूर। सदियों पहले गुरुत्वाकर्षण के दबाव का निषेध किया था मैंने। आज सदियों पहले गुरुत्वाकर्षण के दबाव का निषेध किया था मैंने। आज तक इसी अपराध की कीमत चुका रही हूँ। प्रकाश और ऊर्जा से, समय के नियत अंतराल से, जीवन और गति से वंचित कर दी गई मैं, अपनी ही शर्तों पर, अपने हालात पर छोड़ी हुई इतने विराट अंतरिक्ष में अपना परिचय ढूंढ रही हूँ। मेरी दूसरी कविता है संबल। मेरे पास सेनाएं नहीं, संबल है। क्या बात है। मेरे पास सेनाएं नहीं, संबल है। जागीरें धरोहरें, वसीयतनामे नहीं, कुछ संकल्प और स्वप्न है। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। खेत, क्या बात है। खेत खलिहान, बाग बगीचे, मील कारखाने, उद्योग तंत्र नहीं, ऊर्जा से भरे सिर्फ अपने दो हाथ हैं। क्या बात है प्रभा जी। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। अंतरिक्ष यान, विमान, हेलीकॉप्टर, गाड़ियां, रथ, हाथी घोड़े, कुछ भी नहीं, अपने कदमों की रफ्तार है। आकाश में उड़ान के लिए इरादों के फड़फड़ाते पंख हैं। मंच सभागृह नहीं, माइक, लाउडस्पीकर, प्रिंटिंग प्रेस नहीं, मीडिया चैनल तो हरगिज नहीं, दर्शक और श्रोता भी नहीं। एकांत में पन्नों पर उभरते कुछ काले अक्षर हैं, अनदिके शब्द हैं, भय मुक्त स्वर हैं। इनाम और दंड से अविचलित मैं, अपने मेरे निर्णय और विश्वास हैं। बहुत खूब प्रभा जी। बहुत अच्छे शब्द दे रही हैं आप। बढ़िया इस संध्या को। अगली कविता है लिखूंगी तो जरूर। लिखूंगी तो जरूर मैं, खुशी और खिलखिलाहट में, व्यथा और छटपटाहट में, अभिलाषाओं की मरीचिका, सपनों की खुमारी और हकीकतों की कड़वाहटों में भी। मरने नहीं दूंगी अपनी सोच, संवेदना, अनुभूतियां। अक्षरों की आंच को जिलाए रखूंगी अंधेरी होती गुफाओं में। वाह, धन्यवाद। लिखूंगी मैं धूप पर, हवा और बारिश पर, सुबह और शाम, दोपहर और रात पर, मुट्ठियों से फिसलते वर्षों, ठहरे हुए लम्हों और झिलमिलाती यादों पर, सनसनाती चुप्पियों, डरावनी आशंकाओं और संभावनाओं की दस्तक पर, अधबुंदी कलियों की खिल रही पंखुड़ियों पर, पहली उड़ान के लिए फड़फड़ाते नए पंखों पर, चील के घाटों पर, घरौंदों को सहेजने की कश्मकश और तृप्ति पर, अपनी अपनी रफ्तारों के साथ अलग डगरों पर निकली खामोश गुमनाम यात्राओं पर। लिखूंगी तो जरूर मैं संकल्प और जिजीविषाओं पर,
प्रतिमाओं के स्थापन, वरदानों और मोह भंगों पर, पिघलती बर्फीली परतों, हरियाली की गुमती चादर पर, भूकंप में दरकती चट्टानों और ज्वालामुखियों से बहते उफनते लावे पर, किनारों पर टकराती दहाड़ती फुफकारती लहरों पर, रेत पर के निशानों और राह भटकी नदियों पर, बहेलियों के जालों में छटपटाते निरपराधों पर, माफिया बिचौलियों हत्यारों के साथ माननीयों की हिस्सेदारी पर, बहुरूपियों के अभिनय और ठगने के कौशल पर, सूखी जमीन पर आश्वासनों की फसलों और अंतहीन बहलावों छलावों पर, नए सपनों नई उम्मीदों की तलाश में हर बार लुटते खोते अपने जैसों की बदहाली पर, धर्म गुरुओं के स्वार्थों लिप्साओं उन्माद और पाखंडों पर, हर बार शोषण को अभिशप्त मुंह सहमे अनुयायियों पर। रुकूंगी नहीं मैं, डरूंगी तो कतई नहीं, समय की विपरीत धारा में उपेक्षा तिरस्कारों दबावों उलाहनों और धमकियों में, बम बंदूकों के घेरों में भी कलम के तोड़े जाने और स्याही के सोख लिए जाने पर भी चुप तो नहीं रहूंगी कतई। संवेदनाओं की नमी से उकेरूंगी कोई चित्र, बिखेर दूंगी अक्षर मिट्टी पानी और हवा में, लिखूंगी तो जरूर मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता प्रभा जी। धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत धन्यवाद। और ये हाल में लिखी हुई कविता है जी बापू तुम मरते नहीं। जी जी जी। बापू तुम मरते नहीं, थक गए हैं लोग तुम्हारी प्रतिमाएं तोड़कर, तस्वीरें फाड़कर, गोलियां दागकर, तलवारें चलाकर। बापू तुम मरते ही नहीं। कितने तो विद्यालय प्रयोगशालाएं फैक्ट्रियां झूठ की बम्पर पैदावार के लिए, कितना कीचड़ कितना जहर रात दिन तुम पर, और तुम मुस्कुरा रहे हो सत्य के प्रयोगों की एक पुस्तक को लेकर, और तुम मुस्कुरा रहे हो सत्य के प्रयोगों की एक पुस्तक को लेकर, सबको सन्मति दे भगवान की तर्ज पर आश्वस्त और निश्चिंत। अविश्वास के अंधेरे वक्त में आस्था का एक दिया, कल की उम्मीदों के लिए थामे खड़े हो। बापू तुम मरते नहीं हो। सत्ता की सर्वोच्च मीनारें थरथराती है तुमसे, सत्ता की सर्वोच्च मीनारें थरथराती है तुमसे। उन्मत्त आत्ममुक्त शासक की आक्रामक गर्जनाओं को निरुत्तर कर देती है तुम्हारी निर्भय आंखों की निश्चल मुस्कान। वार सीधे किया जाए या घात लगाकर या किसी शिखंडी की ओट लेकर, फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें। जानते हो दुनिया के किसी भी हिस्से में चौराहों सड़कों पर अवतरित हो जाता है जुल्म के खिलाफ हर बार एक नया गांधी, निर्भय लोगों के एक लंबे हुजूम को लेकर। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। कितना भी क्रूर क्यों न हो तानाशाह हो, कितने ही हिंसक हो उसके पहरेदार, लाठी गोली बम बारूद के बेतहाशा इस्तेमाल के बावजूद एक अहिंसक जन समूह झुका ही देता है उसे आज भी। कैसे कितनों को मारे और कब तक हत्यारे परेशान है बेचारे। बापू तुम मरते ही नहीं। कुछ और समझिए। बहुत अच्छी कविता प्रभा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी कविता सुनाई। एक कविता से समाहार करें। बहुत सुंदर
धन्यवाद। खाली आकाश में गिरते हैं कुछ सपने, कटे कटे पंखों के बावजूद अधिकार है मुझे जब तक उड़ सकने का। महासागरों को चीरने का न सही जज्बा तो है छोटी छोटी नदियों के पार जा सकने का। न सही पर्वतों पर चढ़ना मगर देख सकना छोटी पहाड़ियों पर से उस पार के सूरज का उदय और अस्त होना। मुझे पता नहीं है जीवन की परिभाषा, व्याख्या, विश्लेषण या सार्थकता, फिर भी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ जीना है उसे हर पल। बहुत सीमित है संवेदना की गहराई, एहसासों के दायरे, सोच और अनुभूति सीमित है शब्दों का संग्रह, फिर भी बार बार कुछ कहना है मुझे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। रमला जी, आपने संध्या को एक बौद्धिक ऊंचाई दी है। बहुत खूब। और आप जब कविता पढ़ रही हैं तो हमारे समय के जाने माने कवि सुभाष राय जी, जो जनसंदेश टाइम्स के प्रधान संपादक हैं, वे हैं, और कोलकाता से प्रभात पांडे गंभीर समाचार के संपादक रह चुके। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको सुन रहे हैं और आप उत्तरोत्तर ये संध्या अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। और बहुत जिसको कहते हैं कविता का स्वाभिमानी स्वर, जो देश काल और परिस्थिति के किसी कोने या तरे में रहे, वो अपनी बात अपने तरीके से कहता है। बहुत आभारी हूं आपका मैं। और अब मैं ब्रजरतन जोशी जी, जो कि हमारे बीच हैं और बहुत ही एक चिंतक हैं, वे कवि हैं, वे समाज और जीवन के बारे में लगातार सोचने वाले व्यक्ति हैं। आधुनिक नाट्य रचनाकर में परंपरा और प्रयोग पर जिन्होंने शोध लिखा है, और जल और समाज वाली कृति के बारे में उन्होंने बताया कि काफी अच्छी वो किताब है और आज भी खड़े हैं। तालाब जैसी उसे प्रशस्ति आगे मिलेगी ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि अनुपम मिश्र जी ने उसकी काफी प्रशस्ति की है। बहुत सारा अनुवाद कार्य किया है आपने, और इन दिनों डूंगर महाविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ जो आपने देखा सरोकार कि कितने सारे तालाबों और जल की उपलब्धता इत्यादि को लेकर, पूरे इतिहास को लेकर जो इन्होंने काम किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इन दिनों कविताएं भी लिख रहे हैं और अनेक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कविताओं के साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा इनका दिखना मधुमती पत्रिका के जरिए संभव होता है, जिसमें आपने देखा ही होगा कि उसकी हर बार की थीम विशेष होती है। उसमें साहित्य का वगान होते हैं, सुचिंतित लेख होते हैं, और किसी वाद विवाद में पड़े बिना साहित्य को संवाद का केंद्रीय स्थल बनाने का धर्मयुद्ध एक संपादक ही लड़ सकता है। जैसे एक जमाने में प्रभाकर श्रोत्री जी ने किया कि कविताओं को किसी वाद विवाद का अखाड़ा नहीं बनाया, बल्कि आलोचनात्मक प्रत्ययों द्वारा उसे सींचा और संवर्धित किया, और अपने समय के साहित्य को भी अनुकूलित किया और संस्कारित किया। ऐसा काम कोई सुधी संपादक ही कर सकता है। तो ऐसे सुधी संपादकों में ब्रजरतन जोशी जी हैं। उनकी एक कविता में मुझे ऐसा लगा कि ऐसी ही क्या खूब दार्शनिक प्रत्यभिज्ञा की बात इन्होंने की है। एक छोटा सा अंश है कि राख केवल राख नहीं है, प्रमाण है आग के होने का। ये हमारा दर्शन, राख केवल राख नहीं है, प्रमाण है आग के होने का, और नियति है आग। राख नहीं है, प्रमाण है आग के होने का, और नियति है आग की। जीवन आग और राख के बीच की घटना है जो घट रही है निरंतर। जीवन आग और राख के बीच की घटना है जो घट रही है निरंतर। इसे पढ़ते हुए मुझे अरुण कमल याद आते हैं। बड़े तंज से कहा था कि जिसमें इतनी आंच थी उसकी इतनी कम राख, जिसमें इतनी आंच थी उसकी इतनी कम राख। तो ये आंच जो
जो कवि के भीतर प्रज्वलित है और उसकी दार्शनिक चिंतना और प्रतिविज्ञा का सबूत भी है। मैंने ये चंद शब्द प्रस्तुत किए हैं और हमारे समय के बहुत ही जागरूक संपादक, कवि, अनुवादक ब्रजरतन जोशी जी का हार्दिक स्वागत इस मंच पर, जिसका सानिध्य कर रहे हैं हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर रामदास मिश्र जी। इस कवि संध्या में हम अपने वरिष्ठ कवि को, संपादक को आमंत्रित करते हैं कि अपनी कविताएं सुनाएं। स्वागत जोशी जी। नमस्कार। मंच से जुड़े सबसे पहले मैं आदरणीय श्री रामदास मिश्र के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूं और आपने ये सौभाग्य प्रदान किया, उसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे पहले आप सब कवि साथियों से और कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं और देखने वालों से मैं ये चाहूंगा, क्योंकि मैं यात्रा में था, मैंने सोचा कि हमने समय पर अपने घर पहुंच जाऊंगा और आपके साथ एकदम बिल्कुल समय से मैं जुड़ूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ऐसा नहीं कर पाया और मैंने ही अपना कुछ खोया। आप हम लोगों को मैं नहीं सुन पाया। मुझे लगता है मुझे अपने अनुभव जगत में कुछ न कुछ कमी लगेगी, लेकिन तकनीक ने अच्छा कर दिया है कि मैं बाद में इसकी रिकॉर्डिंग पूरी देखकर अपने को पूरा कर सकता हूँ। क्योंकि काफी समय से आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और बहुत कुछ कहने को मेरे पास है नहीं, समय की भी अपनी सीमा है और मैं थोड़ा इन सब चीजों के प्रति विशेष जागरूक रहता हूँ। जिस सीरीज का जिक्र अभी ओम जी ने किया, तो सभी पाठक हैं जिनके पास इस समय सौभाग्य है कि इनके जैसा एक कविता का तलबगार है, जो कि कविता के मर्म को, उसकी अनुभूति की गहराई को, उसकी सांद्रता और सघनता को अपनी पूरी तरह से कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, अपनी खास किस्म की संवेदना के साथ उसे सूंघ सकता है, चख सकता है, महसूस कर सकता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इस मंच पर बैठा हूँ, बल्कि इसलिए कि इनको पढ़कर हमेशा एक खास किस्म की संपन्नता प्राप्त होती है। तो मैंने देखा है और इसलिए मैं आग्रह कर करके कई विषयों पर निवेदन करता हूँ कि आप इस विषय पर अपनी बात रखें और इनका समय अनुशासन और इनकी जो भी वचनबद्धता है वह भी बहुत अच्छी रहती है। वो हमेशा समय से पहले और नियत समय पर और पूरी ईमानदारी के साथ जितना काम होता है उसको, और अगर ये नहीं कर पाते तो ना देते, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं अबूझ जीवन जिस कविता का एक टुकड़ा इन्होंने सुना, मैं आपके सामने पूरी पूरी कविता सुनना चाहते हैं हम लोग जी। सारी कविताएं 10 एक छोटी छोटी जोशी जी पूरे मन से सुनाए, क्योंकि आप समकालीन कविता की आहट से थोड़ा अलग आपकी आहट और आवाज है, और उसमें वही मैंने कहा कि जो दर्शन की बारीकियां हैं वे झलकती हैं, उनका प्रतिबिंब झलकता है, जीवन सारांश। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरे मन से सुनाएं जी। इस पूरी सीरीज का शीर्षक मैंने रखा अबूझ जिंदगी। ये जो जीवन है, ये हमें इस पूरी कविता, पूरी कला माध्यम इसे बूझने के उपक्रम है। हर वह कलात्मक अनुभव जो हमारे आत्म में कुछ नया जोड़ता है, उसके बाद भी कुछ रिक्तता बची है, तो है अभी कुछ और जो कहा नहीं गया। हमारे समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि अतुल्य ने कहा था। तो मुझे लगता है वो भाषा के वाकई उस तल तक पहुंचे थे जहां जाकर उन्हें लगा तो अभी कुछ बहुत बाकी है। और कई बार हम लोगों से लोग कहते हैं आप ही कविता लिखते हैं, फला भी लिखता है, वो भी लिखता है, तो मैं उनको यही सुनाता हूँ कि है अभी कुछ और जो बहुत कहा नहीं गया और हमें उसे कहने की जरूरत है, और जीवन में वो जो रिक्तता है उसे भरने की जरूरत है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ या हमारे साथी लिख रहे हैं, जिसे आप कुछ खास किस्म का काम शायद नहीं समझते, जो आलोचक कहते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि अच्छा बहुत सी ऐसी आवाजें भी है जो अस्पर्शी है, असुनी है और जिन्हें हम अभी तक व्यक्त नहीं कर पाए। भाषा के इस तरफ भी और भाषा के उस पार भी बहुत से अनुभव बिखरे पड़े। उन अनुभवों को छूना, उनके स्पर्श से, उनकी छुअन से गुजरना जिंदगी के लिए एक ताजा हवा का झुक्का होता है जो आपके पीछे की सारी थकान को मिटा देता है। तो देखिए मैं कैसे देखता हूँ जीवन को, और सीधे है, शायद लोगों को पसंद आए। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर। अबूझ जिंदगी, उखड़ी सांसें, अबूझ जिंदगी, उखड़ी सांसें, कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद चल रही है। अस्तित्व बस पटरी सा है, अस्तित्व बस पटरी सा,
जिस पर चलते ही जाना है। जीवन, जिस पर चलते ही जाना है जीवन को। जीवन तो सिर्फ जीवन, जीवन तो सिर्फ जीवन ही है, घट जाने दो उसकी। जीवन तो सिर्फ जीवन है, घट जाने दो उसे अपनी तरह से। शेष को घटना नहीं होकर मिट जाना, शेष को घटना नहीं होकर मिट जाना है। जीवन आओ और पूरी तरह घट जाओ। हाँ, जीवन आओ और पूरी तरह घट जाओ। क्या बात, पूरी तरह घट जाओ। अरे कवि की ओर देखो, अरे कवि की ओर देखो, घट जाओ कवि की भाषा में। घट जाओ कवि की भाषा में। इसी श्रृंखला की दूसरी कविता है। पहल जीवन ने नहीं की, पहल जीवन ने नहीं की, क्योंकि जीवन तो प्रेम पगा प्रतीक्षारत है। पहल जीवन ने नहीं की, क्योंकि जीवन तो प्रेम पगा प्रतीक्षारत है। बस घटता ही जा रहा है अपने छंद में, बस घटता ही जा रहा है अपने छंद में। होकर आक्रामक हम ही ने, होकर आक्रामक हम ही ने की पहल। तोड़ दी सारी हदें, तोड़ दी सारी हदें। अंतरिक्ष के पार रोता है कोई, अंतरिक्ष के पार रोता है कोई। देख कर जीवन छोड़ रहा है अपनी केंचुली, उसे तो बस घटना है प्रेम पगे प्रतीक्षारत बदलने। एक और जीवन में जीवन की तरह, एक और जीवन में जीवन की तरह। इसी सीरीज की तीसरी कविता है। प्रेम पगे प्रतीक्षारत घटते जीवन के लिए, भाषा का हर जतन एक पड़ाव। प्रेम पगे प्रतीक्षारत घटते जीवन के लिए, भाषा का हर जतन एक पड़ाव है, लक्ष्य नहीं। शब्द गंतव्य पथ के धावक हैं, शब्द गंतव्य पथ के धावक हैं। यह जानते हुए कि हर गंतव्य लक्ष्य नहीं, यह जानते हुए कि हर गंतव्य लक्ष्य नहीं। इसलिए भाषा एक सराय है, इसलिए भाषा एक सराय है। ठहरते हैं जिसमें शब्द यात्री की तरह, ठहरते हैं जिसमें शब्द यात्री की तरह। कविता में मिटती है उनकी थकान, कविता में मिटती है उनकी थकान, और तय होती है आगे की यात्रा। और तय होती है आगे की यात्रा। इसी सीरीज की अगली कविता है। कवि सोचता है कि मैं रचूंगा जीवन को भाषा में कविता की तरह। कवि सोचता है मैं रचूंगा जीवन को भाषा में कविता की तरह। खेलूंगा भाषा से, कर लूंगा बस में अर्थों और व्यंजनाओं को, कर लूंगा बस में अर्थों और व्यंजनाओं को। केवल कवि नहीं खेलता भाषा से, केवल कवि नहीं खेलता भाषा के साथ, भाषा भी खेलती है। खेलती है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। भाषा भी खेलती है कवि के साथ, घटाने घटाने जीवन को जीवन की तरह, घटाने जीवन को जीवन की तरह। कवि जागो, घट जाने दो जीवन को अपनी भाषा और कविता में, अपनी भाषा और कविता। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता। कवि तलाशते हैं पूर्व भव का स्मरण, कवि तलाशते हैं पूर्व भव का स्मरण। भूल कर यह कि जीवन तो बस घट रहा, भूल कर यह कि जीवन तो बस घट रहा है। तब से अब तक कुछ और तलाश की अनथक कोशिशें उलझा दे, तब से अब तक कुछ और तलाश की अनथक कोशिशें उलझा देंगी। कभी तुम राह से न भटको, कभी तुम राह से न भटको, घट जाने दो जीवन को जैसे चाहता है वह घटना। तुम आज अभी इस क्षण को चुनो, शेष को भूल जाओ। आज अभी इस क्षण को चुनो
और शेष शेष को को भूल जाओ। भूल जाओ। वाह। अपनी रम जाओ अपनी भाषा के साथ, रम जाओ अपनी भाषा के साथ। कविता में जीवन वही घट रहा, जीवन बहुत सही, वही बहुत घट रहा। और अगली कविता में अनुच्चरित शब्दों में ही घटता है जीवन। गौर करिएगा, अनुच्चरित शब्दों में ही घटता है जीवन, उच्चरित होते ही उसका घटना होने में जाता है बदल, उसका घटना होने में जाता है बदल। और यह जो घट रहा है अनेक आयामों में, उसे किसी एक सांचे में ढालना संभव नहीं। यह जो घट रहा है अनेक आयामों में, उसे किसी एक सांचे में ढालना संभव नहीं। शब्दों को कहा नहीं जाता, सुनी जाती है उनकी अंतर। शब्दों को कहा नहीं जाता, सुनी जाती है उनकी अंतर ध्वनियां। व्यंजित होते हैं कई कई अर्थ। जीवन का सत्व अपनी तरह घटने में है, इसलिए कभी घट जाने दो उसे अपनी ही लाए, उसे घट जाने दो अपनी ही लाए। और अब वो कविता जिसका बहुत अच्छे। ओम जी जिक्र कर रहे थे, राख केवल राख नहीं है, राख केवल राख नहीं है, प्रमाण है आग के होने का, और नियति है आग की, और नियति है आग की। जीवन आग और राख के बीच की घटना है जो घट रही है निरंतर। वाह वाह वाह, निरंतर। क्या बात, क्या बात, जीवन बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घटना जीवन का अपनी तरह नैसर्गिक घटना, घटना जीवन का अपनी तरह नैसर्गिक घटना, अपनी तरह से, अपनी तरह घटने से जीवन उपलब्ध हो जाता है। गौर करिएगा, अपनी तरह से घटने से जीवन उपलब्ध हो जाता है। घटाने हमारे से कुछ छूट जाता है, घटाने हमारे से कुछ छूट जाता है। हमारी इच्छाओं के चलते कभी आधा, कविता चौथाई रह जाती है। भाषा वंचित रह जाती है पूरी होने की उपलब्धि से, और भाषा वंचित रह जाती है पूरी होने की उपलब्धि से। और अगली कविता है, हम सशर्त स्वीकारते हैं जीवन, हम सशर्त स्वीकारते हैं जीवन, जबकि घटना जीवन बेशर्त है, जबकि घटना जीवन का बेशर्त है। अभय का अभ्यारण्य आतुर रहता है स्वागत को, अभय का अभ्यारण्य आतुर रहता है स्वागत को। कभी उलझ जाता है भाषा शब्दों और प्रतीकों में, भूल जाता है कि जीवन शर्तहीन, वह भूल जाता है कि जीवन शर्तहीन है। बेशर्त जीवन ही मुक्ति का मार्ग है, इसलिए घट जाने दो जीवन को मुक्ति, इसलिए घट जाने दो जीवन को मुक्ति। और इस श्रृंखला की आखिरी कविता पढ़ रहा हूँ। स्वागत स्वागत। जीवन, जीवन झील है, जीवन झील है जिसकी कोई चाल नहीं, जीवन झील है जिसकी कोई चाल नहीं होती। जीवन तो बस घट रहा है, भाषा में, कविता, अस्तित्व में। जीवन ऐश्वर्य है हमारे होने का, जीवन ऐश्वर्य है हमारे होने का। घट जाने दो इस अबूझ जीवन को, अपनी लय और अपनी छंद, अपनी लय और अपनी छंद। क्या बात, तो क्या बात, क्या बात है। तो इतना ही सुना पाऊंगा, फिर कभी जब बहुत ही, ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता है। जानकीपुर पर आई थी और मैंने उन्हें पढ़ा था, और जी। पूरी श्रृंखलाबद्ध कविताओं में जो जीवन के अनुभव हैं, जिसको हम कहा करते हैं भाषा का अनुभव बनते जीवनानुभव, ऐसे जीवनानुभवों में केवल कवि संतरण करता है। अकेली नौका पर अनुभव के बीहड़ों में इसके अंतर यात्राएं होती हैं। ऐसी ही अंतर यात्राओं से हम गुजर रहे थे ब्रिजरतन जोशी जी की कविताओं के साथ, और अब हम धीरे धीरे अपने इन कवियों को सुन चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं रामदर्श मिश्र जी की ओर। जैसा कि मैंने कहा कि वे सानिध्य में होते हैं, रचनाकारों कवियों से संवाद करते हैं, अपनी भी सुनाते हैं, लेकिन बीच में एक छोटा सा पुल, एक अवरोधक होता है। उसमें मेरे लिए आज्ञा होती है कि मैं कुछ सुनाऊं, तो मेरे लिए वीर संकट होता है
तो मैं सुनाता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ नरेंद्र स्वागत। मिश्र भी है जो सोच विचार पत्रिका के संपादक हैं, काशी से यहाँ पर आए हुए हैं। कल 3-4 किताबों का लोकार्पण रामदर्श जी ने किया और सोच विचार इस समय काशी की उन पत्रिकाओं में है जिससे होकर हिंदी साहित्य का परिदृश्य गुजर रहा है और उसे समेटने सहेजने में पिछले 9 वर्षों से नरेंद्र मिश्र जी लगे हुए हैं और यहाँ पर वे दिल्ली में ही बैठे हम लोगों को सुन रहे हैं। इस गोष्ठी में शामिल शरीक है, उनका अभिनंदन, स्वागत। और एक कविता के कुछ अंश कि यही घाट हो, यही बाट हो, यही ठाठ हो, यही बाट हो, यह वक्त गुजरे इसी तरह, कोई गीत होठों पे जिस तरह। यह वक्त गुजरे इसी तरह, कोई गीत होठों पे जिस तरह, किसी शंख सी अनगूंज हो कि ऐसा कोई अपरूप हो, किसी शंख सी अनगूंज हो कि ऐसा कोई अपरूप हो, नीलाभ नभ का वितान हो और गुनगुनी सी ये धूप हो, यूं ही संग साथ बना रहे, हाथों में हाथ हो जिस तरह, यह वक्त गुजरे इसी तरह, कोई गीत होठों पे जिस तरह। यही डुबकियां, यही मस्तियां, यही लहर हो, यही कश्तियां, यही डुबकियां, यही मस्तियां, यही लहर हो, यही कश्तियां, कोई याद आता रहे सदा, आती हो रह रहे हिचकियां, यही डूब जाए मलंग मन, कोई संत भक्ति में जिस तरह, यही डूब जाए मलंग मन, कोई संत भक्ति में जिस तरह, ये वक्त गुजरे इसी तरह, कोई गीत होठों पे जिस तरह। और पद देखें कि कोई द्वंद्व हो न विषाद हो, कोई द्वंद्व हो न विषाद हो, मन में न कुछ अवसाद हो, कानों में बजती हो घंटियां, ये में सघन अनुनाद हो, कोई द्वंद्व हो न विषाद हो, मन में न कुछ अवसाद हो, कानों में बजती हो घंटियां, ये में सघन अनुनाद हो जाए मन किसी ध्यान में, नभ में पतंग हो जिस तरह, हो जाए मन किसी ध्यान में, नभ में पतंग हो जिस तरह, ये वक्त गुजरे इसी तरह, कोई गीत होठों पे जिस तरह। और देखें कि यूं ही आरती का दिया जले, कोई ख्वाब आंखों में यूं पले, यूं ही आरती का दिया जले, कोई ख्वाब आंखों में यूं पले, रह रह की याद आए हर समय, कोई मोम यादों की ज्यों जले, यूं ही आरती का दिया जले, कोई ख्वाब आंखों में यूं पले, रह रह की याद आए हर समय, कोई मोम यादों की ज्यों जले, बाहों में हस्ती बयार हो, आंखों में स्वप्न हो जिस तरह, बाहों में बहती बयार हो, बाहों में हस्ती बयार हो, आंखों में स्वप्न हो जिस तरह, यही घाट हो, यही बाट हो, यही ठाठ हो, यही बाट हो, ये वक्त गुजरे इसी तरह, कोई गीत होठों पे जिस तरह। तो यही वक्त गुजरे इसी तरह, कोई गीत होठों पे जिस तरह, ये मैंने सेवा में प्रस्तुत किया आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के, जो कि इस गोष्ठी का साझा सौभाग्य है। बहुत अच्छा गीत। और अब मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी से, जो कि अपने सानिध्य से गौरवान्वित करते हैं, और हमारी परंपरा वही है, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। एक ऐसे बुजुर्ग कवि हमारे बीच हैं, तो अनुशासन की वे सारी हदें हमारे आसपास है, हम हदों को समझते हैं, और इस समय हम उन्हें संबोधित हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, वे कवियों से संवाद करते हैं, अपनी सुनाते हैं, और इसके लिए आग्रह और आवेदन और निवेदन पूरे सदन की ओर से उन्हें सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। प्रियवर ओम निश्चल जी, जोशी जी, प्रभा जी, अमृता जी, रेणु जी, बीज मित्र जी, रविशंकर जी, यह रास्ता चिकना था, हरा भरा था, लेकिन जब जब उस पर पांव रखा फिसल कर गिर पड़ा। यह रास्ता चिकना था, हरा भरा था, लेकिन अपना नहीं था, इसलिए जब जब उस पर पांव रखा फिसल कर गिर पड़ा। अपना रास्ता तो बेहद है, सुनसान है, तपाता है, हैरान करता है, लेकिन गिराता नहीं, खड़ा करता है। क्या बात है, क्या बात है। बाहर बाहर मारता है, भीतर भी बड़ा करता है।
मैं इन कविताओं को सुन करके इसी अनुभव से गुजर रहा था कि हर कवि का अपना रास्ता है। हर कवि ने अपने ढंग से जीवन को देखा है, परखा है, अपने परिवेश को जिया है। मैंने कविताएं नोट भी की हैं, लेकिन एक सामूहिक रूप में कह रहा हूं कि इतनी सुंदर कविताएं सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हर कविता गोष्ठी जो होती है अच्छी होती है, अच्छी कविताएं सुनी जाती हैं, लेकिन इस गोष्ठी में जो हमारे 4 विशिष्ट कवि हैं, उनकी अलग अलग ढंग की कविताएं सुनकर मैं मौन भाव से उनका आस्वाद लेता रहा, चलता रहा। मुझे बड़ा संकोच होता है कि आप लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं। दरअसल आपके सानिध्य से, आपके की कविताओं से मैं गौरवान्वित होता हूँ। मैं अपने को भरा अनुभव करता हूँ और मैं वही में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए तो आदर का अधिकारी हूँ। लेकिन फिर भी आपके जो कविताएं हैं वो बहुत ऊंची हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। शायद मैं उन कविताओं के आगे अपने को बड़ा छोटा अनुभव करने लगता हूँ। तो मित्रों, आज की गोष्ठी के इन कवियों को और जो लोग सुन रहे हैं दूर दूर तक, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक कविता फागुन का सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। जो कविताएं सुनी गई हैं उनमें तो जीवन के तमाम बड़े बड़े मूल्य, बड़े बड़े संवाद, बड़े बड़े ये संघर्ष दिखाई पड़े हैं। और ये सारी लंबी कविताएं होने के बावजूद वो कहीं ढीली नहीं पड़ी हैं। लंबी कविताओं का निर्वाह करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन चारों कवियों की जो कविताएं थी अपनी दीर्घता में भी भाई कसी हुई और अनेक प्रकार के प्रश्नों को, अनेक प्रकार के मूल्यों को, अनेक प्रकार के संवादों को अपने में समेटते हुए चली हैं। तो मैं आप सबको बधाई दे रहा हूँ और धन्यवाद कि आप मुझे इतना मान देते हैं। फागुन का महीना लग गया है और फागुन बहुत प्रिय है हम लोगों को। फागुन को जिया है। इस संदर्भ में 2 छोटे छोटे प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं। हमारे गांव में फागुन का आखिरी दिन था, होली हो रही थी। तो उस दिन होली फाग गाया जाता है, रात तक गाया जाता है। एक आदमी लगा रोने, हाय फगुनवा बीता जा रहा है, फगुनवा बीता जा रहा है, रो रहा है, फगुनवा बीता जा रहा है। एक संदर्भ यह है कि मैं श्रीकांत वर्मा के साथ पंजाब स्ट्रीट पर घूम रहा था। उनका मिश्रा, क्या है फागुन में, तुम लोग फागुन फागुन क्या करते हो? मैंने कहा जो फागुन को जीता है वो जानता फागुन क्या है। तो हम लोगों ने फागुन को जिया है, बहुत जिया है, बचपन से लेकर तक। अब दुर्भाग्य है कि अब शहर में आ गए हैं, शहर में वो फागुन दिखाई नहीं पड़ता है। फिर भी जो मन में, हमारे संस्कार में वो छाया हुआ है, वो जाता नहीं है। आते हैं पता न चलता कब उड़ जाते हैं दिल फागुन के। आते हैं पता न चलता कब उड़ जाते हैं दिन फागुन के। हैं और महीने तो आते जाते रहते हैं, और महीने तो आते जाते रहते हैं, बस आते जाते हैं। और महीने तो आते जाते हैं, बस आते जाते चलते रहते हैं हम उनमें
चलते रहते हैं हम यूं ही उनमें खोते पाते, चलते क्या रहते बात, हैं क्या हम यूं ही बात। उनमें खोता पाते। पर आने वाला होता है जब फागुन दूर दिशा से ही, पर आने वाला होता है जब फागुन दूर दिशा से ही, लगता जैसे ले नाम हमें गुहराते हैं दिन फागुन के, लगता जैसे ले नाम हमें गुहराते हैं दिन फागुन के। बहने लगती है नदी एक खुशबू की आकुल सांसों में, बहने लगती है नदी एक खुशबू की आकुल सांसों में, लग जाती है निर्धूम आग सहसा से वनों पलाशों में। क्या बात है। निर्धूम आग सब सहसा निमो पलाशों में, छिड़ती हुई फसलों को हंसने लगती है बावरी हवा, छिड़ती हुई फसलों को हंसने लगती है बावरी हवा। कितने रागों में यहाँ वहाँ बस गाते हैं दिन फागुन के, कितने रागों में यहाँ वहाँ बस गाते हैं दिन फागुन के। हंसने लगता है फूलों में फूलों जैसा ही कांटा भी, हंसने लगते हैं फूलों में, हंसने लगता है फूलों में फूलों जैसा ही कांटा भी। गुंजित हो उठता है जीवन स्वर से सहसा सन्नाटा भी, गुंजित हो उठता है गुंजित हो उठता है जीवन स्वर से सहसा सन्नाटा भी। तनकर आभासे बिरवे भी छोटे छोटे मुस्काते हैं, तनकर आभासे बिरवे भी छोटे छोटे मुस्काते हैं। सूनी आंखों में कितने दिए जलाते हैं दिन फागुन के, सूनी आंखों में कितने दिए जलाते हैं दिन फागुन के। उगती है सुबह नहाई सी महमा सोने के पानी में, उगती है सुबह नहाई से महमा सोने के पानी में। दोपहरी गीत गुनगुनाती अलसाई हुई जवानी में, दोपहरी गीत गुनगुनाती अलसाई हुई जवानी में। रागाकुल संध्या में पुकारने लगते हैं घर अपने अपने, रागाकुल संध्या में पुकारने लगते घर अपने अपने। जब रात हुई सपने हजार भर लाते हैं दिन फागुन के, क्या बात, जब रात हुई सपने हजार। आखिर ये जाने लगते हैं तो लगता क्यों जाते हैं ये दिन पगले, जाने लगते हैं तो लगता क्यों जाते हैं ये दिन पगले। जाते हैं तो फिर क्यों शीघ्र ही आते हैं ये दिन पगले, जाते हैं तो फिर क्यों शीघ्र ही आते हैं दिन पगले। कोयल पुकारती रह जाती लेते हैं दामन थाम सुमन, कोयल पुकारती रह जाती लेते हैं दामन थाम सुमन। पर कौन रुका है यहाँ कहाँ रुक पाते हैं दिन फागुन के। क्या बात है, वाह वाह आते हैं दिन फागुन के, आते हैं फागुन। बहुत बढ़िया, वाह, अद्भुत। बहुत अच्छा। एक छोटी कविता है, टार्च। अंधेरे में चुपचाप पड़ा होता है टार्च, अंधेरे में चुपचाप पड़ा होता है टार्च। हाथ में आकर अंधेरे को चीरता हुआ प्रकाश फेंकता है, हाथ में आकर अंधेरे को चीरता हुआ प्रकाश फेंकता है। हमारे लिए प्रकाश टार्च के आगे आगे लहराता है, हमारे लिए प्रकाश टार्च के आगे आगे लहराता है। और देखने लगती है अंधेरे में खोई राह, राह के आसपास का परिवेश, खोई हुई छोटी छोटी चीजें भी इसकी निगाह में आ जाती हैं। दूरदर्शी है टार्च, दूरदर्शी है टार्च और आत्मदानी भी। अपनी जोत से हमें आगे की राह दिखाता है और सौंप देता है अपना चरित्र। क्या बात है, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। वाह वाह, एक गजल थोड़ी पढ़ता हूँ। एक गजल डॉक्टर साहब जरूरी है जी। छोटी बहर का है। जी डॉक्टर साहब। हम हैं तुम हो, तुम हो हम हैं, हम हैं तुम हो, तुम हो हम हैं। छोटे 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 सुख क्या कम है, छोटे छोटे सुख क्या कम है। अपना एक छोटा सा घर है, अपना एक छोटा सा घर है। अपने हैं खुशियां हैं गम हैं, अपना एक छोटा सा घर है। अपने हैं खुशियां हैं गम हैं। आंखों की पहचान है बाकी,
हाथों की पहचान है बाकी, अभी राह के साथ कदम है, अभी राह के साथ वाह कदम वाह है। वाह वाह। धूप खिलखिलाती आंगन में मुक्त हवाओं के सरगम हैं, धूप खिलखिलाती आंगन में मुक्त हवाओं के सरगम हैं। ऋतु मौसम पशु पेड़ पखेरु देखो तो कितने हमदम हैं, देखो तो कितने हमदम हैं। सफर सुहाना लगता कितना, सफर सुहाना लगता कितना, कुछ हकीकतें हैं कुछ भ्रम हैं। सफर सुहाना लगता कितना, कुछ हकीकतें हैं कुछ भ्रम हैं। वाह। रातें आती हैं ख्वाब देखती हैं, रातें आती ख्वाब देखती, दिन आते ले हाथ कलम है। रातें आती ख्वाब देखती, दिन आते ले हाथ कलम है। और तुम्हें चाहिए भला क्या, और तुम्हें चाहिए भला क्या, हंसी ओठ पर आंखें नम हैं। क्या हंसी हो, क्या बात है। इसी नाम से डॉक्टर साहब गजल संग्रह भी आया हुआ है। लाजवाब, बहुत अच्छा, लाजवाब। हंसी होठों पर, क्या बात। हंसी होठ पर आंखें। दो मुक्त पढ़ रहा हूँ। जी जी जी। रेणु जी ने एक कविता सुनाई थी नेताओं पर थी। लोग सुखों सुविधाओं के छोटे छोटे सपने बुनते हैं, लोग सुखों सुविधाओं के छोटे छोटे सपने बुनते हैं। नए नए वादों से खिंचकर फिर कोई रहबर चुनते हैं, नए नए वादों से खिंचकर फिर कोई रहबर चुनते हैं। रहबर शोर मचाता रहता यहाँ वहां पर गाँव न आता, रहबर शोर मचाता रहता यहाँ वहां पर गाँव न आता। राह ताकते लोग, राह ताकते हुए लोग फिर 5 साल तक सिर धुनते हैं। राह ताकते हुए लोग फिर 5 साल तक सिर धुनते हैं। क्या बात। एक साल बचपन पर है, बचपन साथ नहीं छोड़ता है। नहीं तू है बचपन मेरा तू लहू है, नहीं तू है बचपन मेरा तू लहू है। जवानी में तू था बुढ़ापे में तू है। क्या बात, क्या बात। जवानी में तू था बुढ़ापे में तू है। चुराया चुराया क्या मैंने तेरा वो पागल, चुराया क्या मैंने तेरा वो पागल। शहर हो या बस्ती लगा संग क्यों है, शहर हो या बस्ती लगा संग क्यों है। एक आध और पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ। विषम पंथ पर बहुत चल चुका, अब तो उसे ठहर जाने दो। विषम पंथ पर बहुत चल चुका, अब तो उसे ठहर जाने दो। पतझड़ के पत्तों सा उसके अरमानों को झड़ जाने दो, पतझड़ के पत्तों सा उसके अरमानों को झड़ जाने दो। खेला कूदा गाया नाचा जीता हारा दिया लिया, खेला कूदा नाचा गाया जीता हारा लिया दिया। बहुत थक गया है परदेसी, अब तो उसको घर जाने दो। बहुत थक गया है परदेसी, अब तो उसको घर जाने दो। क्या बात, अद्भुत। बस ठीक और हंसना उदास फागुनी बोली बयार से, हंसना उदास फागुनी बोली बयार से। हम देख रही राह हैं
कहना बहार से। हम देख रही राह हैं कहना बहार से, बोली बयार आई थी आकर है रम गई, आने लगी है अब तो दिल्ली में कार से, आने लगी है अब तो दिल्ली में कार से। सागर में रहे जलते रहे फिर भी प्यास में हम, सागर में रहे जलते रहे फिर भी प्यास में, सुख से लदे हुए रहे सुख की तलाश में, सुख से लदे हुए रहे सुख की तलाश में। कितना तो चैन मिल रहा है छां में घर की, कितना तो चैन मिल रहा है छां में घर की, है लग रहा कि माँ कहीं बैठी है पास में, लगता है लग रहा कि माँ कहीं बैठी है पास में। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने बहुत कुछ दिया हमें आज। और डॉक्टर साहब बहुत आनंद आता है आपको सुनकर हर बार, और कहा जाए तो मिश्र जी फागुन और बसंत के कवि ही हैं, और फागुन तो आप जानते हैं कि मुट्ठियों में बांध नहीं सकते। किसी कवि ने कहा है कि 2 दिन ही है बसंत, 2 दिन ही तो बसंत, 2 दिन ही फागुन है, 2 दिन ही ठहरेगा ये चंचल पाहुन है, रख लो कसकर इसको बंद मुट्ठियों में। क्या बात, रख लो कसकर इसको बंद मुट्ठियों में। वाह। तो लेकिन ये दिन मुट्ठियों में बंद नहीं की जा सकती। जो दिन, जो पल, जो क्षण गुजर रहे हैं, बस उसका एक एहसास हमारे पास है, जो अतीत होता हुआ एहसास है। हर समय व्यतीत हो रहा है। कालो न याता वय में याता, भोगो न भुगता वय में वो भुगता है। तो समय हमें भोग रहा है, समय के हम खाद्य पदार्थ हैं। इस वक्त में, इस निरवधि वक्त में हम बीत रहे हैं, लेकिन हमारा अच्छा बीतना, रचनात्मक होना, यही सबूत है। और अब वह पल आ पहुंचा है जब हम प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी से अनुरोध करें, जो कि इस श्रृंखला की संयोजिका हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में प्रोफेसर हैं, राम जी की लाडली बिटिया हैं। उनसे आग्रह है कि वे आप सबके प्रति, आगंतुक हमारे कवियों के प्रति, अन्य रसज्ञ श्रोताओं दर्शकों के प्रति अपनी ओर से आभार ज्ञापित करें। उनका आभार ज्ञापन भी विवेचनात्मक होता है, और उसके लिए स्वागत और अभिनंदन। आभार ओम जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल जी। यह वक्त गुजरे इस तरह, कोई गीत हो होठों पे जिस तरह, और कल की ही शाम थी जो गीत आप गुनगुना के गए ओम जी। यहाँ पर राम सुधार जी मुझे दिख रहे हैं, नरेंद्र मिश्र जी दिख रहे हैं। 2 साल के बाद ये पहली कवि गोष्ठी थी जो कल घर पर हुई, और जो लय, जो स्पंदन, जो स्पंदित हो रहा है घर हमारा कल से, उसमें आपने आज और एड ऑन किया है। आपका बहुत आभार। वेद मित्र जी ने हमेशा से ही जो मांगलिक यात्रा अपने वंशी वादन से प्रारंभ की, उसके लिए भी मैं आभारी हूं। आज हमारे इस संस्करण में राजस्थान के लोक भूमि से आते कवि ब्रज रतन जोशी जी उपस्थित हुए। अबूझ जिंदगी को बूझने का प्रयास करता कवि, जैसे अनुपम मिश्र ने आज भी खरे है तालाब जैसी पुस्तक दी, उसी तरह से जल और समाज के माध्यम से राजस्थान के लोक और समय समाज को अभिव्यक्त करने वाले लेखक जोशी जी अबूझ जिंदगी की तमाम उलझनों को सुलझाने की प्रक्रिया में दर्शन का आधार लेते हैं और जीवन के पूरे घटने का आह्वान करते हैं। जीवन को निरंतरता में बराबर देखते हैं और मानते हैं कि जीवन केचुली बदलकर आगे की यात्रा प्रारंभ कर देता है
रुकता नहीं है। शब्दों को कहा नहीं जाता, सुनी जाती है उसकी अंतर्ध्वनियां। राख केवल राख नहीं, आग होने का प्रमाण है। यानी नाउम्मीदी में उम्मीद का होना, चुप्पी में क्रोध का होना आदि संकेतों के माध्यम से आपने बहुत प्रभावशाली अभिव्यंजनाएं दी। प्रभा मजूमदार जी, ओएनजीसी जैसे संस्थान में काम करने वाली गणितज्ञ, प्राकृतिक गैसों, तेल, समुद्र, अंतरिक्ष आदि अनुभवों के ताने बाने ने जीवन के अनुभवों को बुना और गुना। प्राकृतिक बिंबों के माध्यम से आपने मानव जीवन के बुनियादी अनुभवों को व्यक्त किया। मेरे पास सेनाएं नहीं, संबंध है, वसीयत नहीं, संकल्प है। गणितज्ञ प्रभा जी अंतरिक्ष, गति, समाज के भीतर अपने होने का, अपने संबंधों का, अपने संकल्पों का हिसाब किताब बखूबी लगा रही है। तो ऐसे, और बापू तुम मरते नहीं के माध्यम से बताया कि गांधी व्यक्ति नहीं, वह पूरे एक युग का निचोड़ है जो हर समय प्रासंगिक है। आपका भी आभार। हरियाणा की भूमि से आती, अपने समय समाज की नब्ज को पकड़ती प्रबुद्ध कवित्री रीनू हुसैन जी ने कविता गजल के माध्यम से दिल का शीशा साफ होने पर बल दिया। व्यक्तित्व की पारदर्शिता को संवेदनशीलता के साथ बहुत गहराई से आपने जोड़ा। पिता का दर्द, नन्हे हाथों की फेहरिस्त, नन्ही आंखों के लंबे आंसू, क्या गजब की अभिव्यक्ति रही। लिखो लिखो आम जन की व्यथा की तेजस्वी अभिव्यक्ति दी। ये बताया कि लिखना तभी सार्थक है जब जन समाज की पीड़ा को आवाज दी जाए, तभी लिखना सार्थक होता है। तुझको तेरी याद दिला दूं, ऐसा सोचा करती हूँ, माजी से तुझको मिलवा दूं, ऐसा सोचा करती हूँ। बहुत खूब, आपका आभार। मुंबई से लेकर पटना, या माफ कीजिए, पटना से लेकर मुंबई तक जो यात्रा है वो देश की एक दिशा से दूसरी दिशा तक की यात्रा है। भौगोलिकता अवश्य बदली है, लेकिन मान्य मूल्य नहीं बदले हैं। ऐसा हमें अमृता सिन्हा जी की कविताओं में दृष्टिगत होता है। स्त्री श्रम संघर्ष को आवाज देती कविता, कोयले खदान की स्त्रियां। ये जो उपमा थी, झाड़ती है चिपकती निगाहें, अद्भुत उपमा आपने सादृश्य जो बांधा है। सहज सामान्य दृश्यों की जो गंभीर मीमांसा आप अपनी कविताओं के माध्यम से करती हैं, वे बहुत विशिष्ट है। और सहज से दृश्यों में जो मूल्यवान अर्थवत्ता आप निकाल लेती हैं, खोज लेती हैं, आपकी जो विशिष्टता है वह इसमें सहज रूप से दिखाई पड़ती है। तो मैं आप सभी का श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और वेब जर्नलिज्म एलुमनाई की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। कोरोना काल की सन्नाटे को, पीड़ा को, अवसाद को तोड़ने के लिए प्रारंभ की गई ओम जी और वेद जी के साथ की ये जो यात्रा है, आज ओम जी के साथ हम यहाँ पर आए हैं कि हमारे साथ हमारे जो तमाम कवि हैं देश और विदेश के, जो इस समय श्रोता बनकर के हमारे सामने उपस्थित है, मैं उन सबको भी प्रणाम करती हूँ और प्रतीक्षा करती हूँ ओम जी अगले रविवार 5:30 बजे की। अगले रविवार हम लोग फिर ऐसे ही प्रबुद्ध कवियों के साथ एक, हाँ ओम जी, एक मुक्तक रह गया पिताजी का जिससे मैं समाहार करती हूँ। जी बिल्कुल समाहार करें जी, और वो इसलिए क्योंकि कल माँ की तबीयत खराब हो गई थी
और पिताजी आज थोड़े से उसमें थे, थोड़ी परेशानी में थे। एक मुक्तक सुना रही हूँ पिताजी का। जी। कुछ फूल कुछ कांटे हमने आपस में है बाटे, कुछ फूल कुछ कांटे हमने आपस में है बाटे, यात्रा के हर मोड़ पर एक दूसरे का इंतजार किया है, हाँ हमने प्यार किया है। क्या बात तो माता है, पिता क्या को बात है। समर्पित, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। माता पिता को समर्पित जी आभार। आप सभी का आभार, बहुत शुक्रिया, मैं निशब्द हूँ। पिताजी को भी आभार। और ये जो बहुत सुंदर, पिता बहुत संगोष्ठी की बहुत आनंद सीरीज आया, बहुत चल आनंद रही आया। है, इसको एक एंथोलॉजी में सहेज रही हैं जी। स्मिता मिश्र जी। सभी कवियों से निवेदन है जो दृश्य अदृश्य यहाँ पर हैं, कि वे अपनी 2 प्रातिनिधिक रचनाएं जो उन्होंने पढ़ी हो या न भी पढ़ी हो, वे जरूर इस एंथोलॉजी के लिए दें, जिससे कि बेहतरीन एंथोलॉजी जिसमें कि हिंदी कविता का संपूर्ण वास्तविक प्रतिबिंब आ सके, समा सके। जरूर हमारे अगले हफ्ते हम लोग फिर ऐसे ही प्रबुद्ध कवियों के साथ यहाँ पर मिलेंगे इसी समय। आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, विदा। शुभ रात्रि, विदा। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। प्रणाम।